बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। भारत की सेना जो अपनी तैयारी करनी है वो कर रही है। भारत की सरकार जो पाकिस्तान के ऊपर कड़े कदम उठाने हैं उसके बारे में सोच रही है और कदम उठा रही है। लेकिन इस सब के बीच हमारे देश में बहुत दुखद बात है कि बहुत सारे ऐसे बयानवीर हैं जो बगैर ये सोचे समझे कि हमारे शब्दों का क्या इस्तेमाल हमारा दुश्मन करेगा, कुछ भी कह रहे हैं और बोल रहे हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही कुछ बयान देने वालों को कैसे आड़े हाथों लेते हुए और कहा है कि दहशतगर्द तो नहीं बचेंगे, लेकिन जो आज ये पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे रहे हैं या पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले बयान हमारे नेता दे रहे हैं, वो कुछ शर्म करें। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक नेता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कोई अगर आज ये कहे कि किसी का धर्म पूछकर उन आतंकवादियों ने नहीं मारा कि तुम गैर मुसलमान हो या हिंदू हो, तब पूछकर उसको गोली नहीं चलाई, तो ये पाकिस्तान को क्लीन चिट देना नहीं तो और क्या है। आपको एक बार फिर सुना रहा हूं योगी आदित्यनाथ का बयान। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ जो जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश यादव से यह सवाल हुआ था कि आप स्वर्गीय शुभम द्विवेदी के परिवार से क्या जाकर के मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा था कि वैसे मेरा उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने पार्टी वालों को कहूंगा कि उनके परिवार के साथ जाकर के मुलाकात करें। ये एक एक्स चीफ मिनिस्टर, हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। अच्छा, अगर वो यही कह देते हां मैं जाऊंगा, क्या हो जाता? वक्त निकाल के चले जाते तो क्या हो जाता? आपको जो लोग देखते हैं उसकी सराहना ही करते कि आपने एक दुख के वक्त में एक परिवार के साथ खड़ा होने के लिए समय निकाला। लेकिन आप कह रहे हैं मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहता हूं कि तुम लोग चले जाओ। जलदत्ता चुप, ये 10 दिन चुप नहीं रह सकते हमारे नेता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कई देशों में ऐसे लोगों को देश का गद्दार माना जाता है, एंटी नेशनल। आप जब एक दुश्मन के साथ एक लड़ाई के माहौल में हो, दुश्मन रोज आपके ऊपर धमकी दे रहा कि मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा, और आप उसके साथ सहानुभूति रख रहे हो, इससे बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है। तो मेरा मानना ये है और मेरा ये निवेदन भी है, हमारे जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खुदा के लिए, भगवान के लिए एकजुट हो जाएं, भारत की एक मुट्ठी बन के दिखाएं आप। और अगर आप एक मुट्ठी बन जाएंगे, दुश्मन आपका वैसे ही कांपने लग जाएगा। अगर आप खुद ही बटे रहेंगे, आप वोट बैंक के चक्कर में ही अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे, तो आपका फ्यूचर भी उतना ही डार्क है जितना पाकिस्तान का डार्क होने वाला है। तो मेरा निवेदन है, आप नेशनलिज्म रखें अपने अंदर, अपना पैट्रियोटिज्म दिखाएं और बताएं दुश्मन को कि हम सब इकट्ठे खड़े हैं। अच्छा, और दुश्मन जो है वो इस वक्त कितनी परेशानी में है, आप कम से कम और कोई योगदान नहीं तो उसके लिए 4 मुश्किलें पैदा करने के लिए कुछ कहिए कि उसको सोचने को मौका मिले। अब ख्वाजा आसिफ की मैं बार बार आपके सामने बात कर रहा हूं क्योंकि वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने ये कहा कि दुनिया खामोश है, भारत हम पर युद्ध करना चाहता है हमारे साथ, लेकिन दुनिया खामोश है, कोई नेता कुछ नहीं कह रहा। ट्रंप के पास फुर्सत नहीं है, ट्रंप ट्रेड वॉर कर रहे हैं, चाइना भी उस ट्रेड वॉर में लगा हुआ है, रूस अपनी जंग में लगा हुआ है, यूरोप के साथ परेशानी यह है कि वो अब कैसे यूक्रेन का युद्ध जो है उसमें सहायता करे। दुनिया के किसी मुल्क, बड़े मुल्क के पास आप और किसी के झंझट में पड़ने का समय नहीं है। और यह बात उनको समझ में आ गई है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को, इसीलिए वो कह रहे हैं कि दुनिया में कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा और दुनिया से जो कुछ और आवाजें आ भी रही हैं वो हमारे लिए अच्छी आवाजें नहीं है। अच्छा, आपने खबर सुनी होगी कि एक देश है जो पाकिस्तान की मदद कर सकता है, जनरल शबाश, तुर्की।
ये तुर्की ने साहब वहां 6 C-130 विमान भेजे और उसमें जाने पता नहीं कौन सा गोला बारूद भर के भेजा था। ये खबर आई, उसके बाद मैंने देखा उनके राष्ट्रपति एर्दोगान, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि दोनों देशों के बीच बहुत तनाव है, चीजें एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई भी बड़े देश का नेता देता है। लेकिन तुर्की को इस खबर से अपने आप को अलग करना पड़ा, उसको कहना पड़ा कि हमने पाकिस्तान को कोई मदद नहीं भेजी है, ये सारी बेसलेस खबरें। हाँ बिल्कुल, देखो सौरभ, ये समझना पड़ेगा कि आज पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हुआ है टेररिज्म के अगेंस्ट। आज पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। और ये इसलिए है कि मुस्लिम वर्ल्ड, देखें आप, आईओसी में एक भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 4 बार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे डाला है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। जो 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के टॉप, उनमें से 87 वो टेररिस्ट हैं जो या तो वो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से उनकी रूट्स हैं। तो ये तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो टर्की कैसे अपना साथ लगा लेगा? हो सकता है टर्की इसकी हेल्प करे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टर्की हरदम पाकिस्तान के क्लोज रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं चीन भी करे, मगर ओपनली वो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर ओपनली वो पाकिस्तान की सपोर्ट करता है तो वो आतंकवाद के साथ खड़ा है। वर्ल्ड के अंदर आतंकवाद के साथ कोई देश नहीं लगना चाहता, क्योंकि आज उनको पता है अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आतंकवाद है, और आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान, वो जो पालता है पोसता है, और वो जो फिर दूसरी जगह। देखो हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, आज वही इनको डस रहा है। पाकिस्तान क्या करता है कि हम भी टेररिज्म के विक्टिम हैं। भाई पैदा किसने किया? पैदा तो आपने ही किया। और अभी भी ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। लेकिन ये एर्दोगान साहब, हालांकि इनके देश ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारा जहाज पाकिस्तान में उतरा जरूर था, लेकिन वो रिफ्यूलिंग के लिए उतरा था, हमने उनकी कोई मदद नहीं की। लेकिन ये केवल एक इस्लामिक बॉन्डिंग की वजह से पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, टर्की एक टाइम पे, टर्की जो है, टर्की के बिजनेस, जब टर्की की इकोनॉमी और टर्की की जो मिलिट्री जो इंडस्ट्री है, उसका आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। और टर्की की मिलिट्री इंडस्ट्री के ग्रोथ के पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। पाकिस्तान उसका बायर रहा है, पाकिस्तान, तो उनकी कॉपरेशन है। मैं नहीं समझता टर्की इतना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ओआईसी में टर्की की इतनी से नहीं है। ओआईसी की अगर आप देखें, इतिहास देखें, तो टर्की एक वाइबल फोर्स है पाकिस्तान के बाद, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मानते हैं ओआईसी में। बाकी आर्मी जो है, अगर आपको देखा हो मक्का मदीना में जब अटैक हुआ था, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान ने हेल्प भेजी थी ना। तो पाकिस्तान को वाइबल एक वो मानते हैं, वरना पर आज की हकीकत सौरभ ये है कि सब भारत से कॉपरेशन करना चाहते हैं, कोई किसी के युद्ध में फंसना नहीं चाहता। Exactly. ना कोई हमारा, अगर हम सोचें कोई हमारी लड़ाई में हमारी मदद करने आएगा तो वो भी मूर्खता है। अगर हम सोचें कि चाइना जैसे जल शिवात ने, बिल्कुल ठीक है, चाइना कोई पाकिस्तान की डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं करेगा, टर्की कोई डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं करेगा। जो हथियार वहां से खरीद रखे हैं, उनके स्पेयर या उनके एमुनिशन वो खरीद सकते हैं, और वो खरीदने की काबिलियत है या नहीं पाकिस्तान में, वो तो मूल मुद्दा है ना। तो पाकिस्तान की जो आज के दिन इकोनॉमिक स्टेट है, और इंडिया जैसे इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, टर्की इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहता है। हमारी बिल्कुल टर्की तो चाहता है हमारे और उनके अच्छे संबंध हो, बिकॉज वो एक होप है। देखिए, अगर आप ये रूट, एक मिनट सौरभ, अगर आप जो ये MSB ने जो सजेशन दी थी कि फ्रॉम दुबई यू गो थ्रू सऊदी अरेबिया एंड देन गो टू यूरोप, नया रूट ना, इसका लॉस किसको है? इसका लॉस टर्की को है, बिकॉज इस्तांबुल एक हब है ना। 2 ही रूट आए हैं यूरोप से हिंदुस्तान में कभी भी, चाहे और जो भी आया, सिकंदर भी आया, 2 ही रूट है। एक तो अगर आप जो गाजा जिधर बोलते हैं, लेबनान की जो वो है, अगर एक तो आप वहां से लैंड कीजिए थ्रू कंप्लीट जॉर्डन, और उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, और दुबई से फिर अगेन थ्रू शिप्स ऑन टू बॉम्बे। और दूसरा है कि थ्रू दी सो कॉल्ड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जो थी ईरान टू तुर्की, और तुर्की से इस्तांबुल, और इस्तांबुल से यूरोप जी। तो अगर ये रूट आता है तो टर्की इज द बिगेस्ट लूजर। तो टर्की पूरा जोर लगा रहा है भारत के साथ मजबूत संबंध करने। अभी आपने बात की कि क्या पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक, हाँ एग्जैक्टली, G20 में इसकी घोषणा हुई। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई है, टर्की ने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर
के अगेंस्ट भी बोला है। वो कह रहे हैं कि भाई ये एक अनसाधानिक है, जो रूट अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस्तांबुल से, टर्की से, वो एक हब सेंटर में है। तो मुझे लगता है कि टर्की का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है आगने वाले, वो भी सही है। मगर टर्की ने ड्रोन बहुत दिए हैं पाकिस्तान को, ये याद रखना। आज पाकिस्तान में जो ड्रोन की एक ब्रिगेड है, वो ड्रोन एंटी ड्रोन वो उनकी एक एक्सपर्टीज है, उस पर ये दुनिया मानती है। लेकिन सर अभी आपने बात की कि पाकिस्तान ने जो हथियार खरीदे हैं उनके स्पेयर्स भी लेने के लिए उसके पास अब पैसा है कि नहीं है, क्या उसकी इकोनॉमी की हालत है। ये अब मैं आपको बयान सुनाना चाह रहा हूं पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर का। अच्छा, ये दावा करते हैं कि ये एक ऐसी मीटिंग में थे जहां पर पाकिस्तान की आर्मी चीफ के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा वो वहां पर आए, और जनरल बाजवा ने वहां पर एक बड़ा दावा किया था कि अभी जो हमारा 2019 का पाकिस्तान के साथ टेरर अटैक के बाद पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद सीज फायर हुआ था, और वो सीज फायर जनरल बाजवा चाहते थे। और जनरल बाजवा ये भी चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पाकिस्तान इनवाइट किया जाए, और उन्होंने उस बैठक में कई सारे पाकिस्तानी पत्रकारों के सामने यह दावा किया कि हमारे पास डीजल का पैसा नहीं है, और आप चाहते हैं मैं फौज चलाऊं, मैं भारत के साथ जंग करूं, हमें भारत के साथ शांति हर हाल में चाहिए। साफ साफ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा कहते थे हमारी सेना लड़ने के काबिल नहीं, हमको सुलह करनी पड़ेगी भारत के साथ। सर, कोई आर्मी चीफ सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 20-25 लोगों के सामने ये कह रहा हो मेरे पास डीजल के पैसे नहीं है मेरे पास। सौरभ, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त जब बाजवा चीफ थे उनके, और उन्होंने जब सीज फायर करवाया, उनका मकसद जो सीज फायर का पाकिस्तान को ही फ़ायदा होना था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में उनको ट्रुप्स चाहिए, और वो ट्रुप कैसे पुल आउट करेंगे, कहाँ से पुल आउट करेंगे। तो सीज फायर अगर हिंदुस्तान के साथ होता है तो कम से कम वो ट्रुप पुल आउट करके वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ पर जिस तरीके से इस्तेमाल करें। अब आसिफ मुनीर को लग रहा है कि लगातार तकरीबन पिछले साल उनके 1500 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, और इतने सैनिक अगर पाकिस्तान के मर रहे हैं सिर्फ टेररिज्म में, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान से लड़ते हुए, खैबर पख्तूनख्वा से लड़ते हुए, तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लड़ते हुए, तो उनको आफत आ रही है, इसलिए वो सीज फायर किया। जहाँ तक टर्की का सवाल है, जो हम लोग बात कर रहे थे, टर्की ऑटोमन एम्पायर का भाग था। टर्की ही एक ऐसा देश है जो नाटो का सदस्य है, टर्की ही ऐसा देश है, और सारे को, खासकर मुशर्रफ को, अतातुर्क रहमान का बहुत ज़्यादा, मतलब ही वॉज हिज मेंटर, अतातुर्क रहमान, ही वॉज अ मोर ऑफ अ बैलेंस्ड मैन, अतातुर्क रहमान। लेकिन अर्दोगान जो है वो टोटली फंडामेंटल इस्लामिस्ट है। और अब क्या हो रहा है, 3 देशों के बीच में कौन संभालेगा, मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा, ईरान, सऊदी अरेबिया या टर्की, इन तीनों के बीच में। तो पाकिस्तान नेता नहीं मानता अपने आप को मुस्लिम दुनिया का। बिल्कुल सौरभ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही कारण है कि अफसर मुनी ने क्या कहा, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, कि हमारा जो देश है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़ा है, लड़ने के लिए दुनिया का इकलौता देश जो इस नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बना। लेकिन सर, मेरा अभी ये जो कहानी सुनाई पाकिस्तानियों ने कि जनरल बाजवा ने ये कहा था ऐसा कि हमारी फौज की ये हालत है, 4 साल में क्या बदल गया होगा? 4 साल पहले अगर उनका आर्मी चीफ कहता है कि मेरा टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो 4 साल में आपने अपनी सेना का सारा आयुध, सारे हथियार सब बदल दिए होंगे। 4 साल में तो और भट्टा बैठा है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, और भट्टा बैठ गया। तो वहां से तो पाकिस्तान की आर्मी के हालात और खराब हुए होंगे।